कि अगर आप इस सेशन अटेंड कर रहे हो तो आप बहुत ही अच्छे माइंडसेट पे आ जाओगे ये सेशन होने के बाद, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि बॉस व्हाट एग्जैक्टली इज ऑप्शन बाइंग, और मैं ऑप्शन बाइंग में एंटर करूं या ना करूं। और जो ऑलरेडी ऑप्शन बाइंग में ट्रेड कर रहे हैं, सपोज 3 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, लेकिन अभी तक वो प्रॉफिटेबिलिटी, अभी तक वो ब्रेक इवन का फेज नहीं आया है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा, ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि बॉस जिस इंस्ट्रूमेंट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, और उसको किस तरह से ट्रेड करने से मैं एक प्रॉफिटेबल जोन में जा सकता हूँ। तो चलो फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अब किसी का भी ऑडियो ऑन नहीं, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं, बस मुझे 15 से 20 मिनट दो। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो पूछना, मैं सबको टाइम दूंगा, बस ये 15 से 20 मिनट, 20, चलो स्ट्रेच हो भी गया तो भी 30 मिनट मैक्स। पूरा का पूरा अटेंशन मुझे आपका स्क्रीन पे ही चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। मोबाइल है साइड में, सब साइड में, सब कुछ साइड में, बस अपना नोटबुक और पेन के साथ आ जाना। तो चलो अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत ही इन डिटेल समझते हैं इसको। एक सेकेंड। मैं ऑप्शन ग्रीक नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं ऑप्शन ग्रीक समझाए बिना ये ट्राई करूंगा ये बताना कि हमें ऑप्शन ग्रीक का अगर अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ नहीं है, ऑप्शन बायर को अगर ऑप्शन ग्रीक का अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ नहीं है तो भी चलेगा क्या? हाँ चलेगा। बस उन किस चीजों का ध्यान रखना है वो समझो। ओके, पहले मैं है ना साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन बाइंग में जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं एडवांस का प्राइस एक्शन बताऊंगा, जहां पे आपको फोकस करना चाहिए एंट्री के लिए, स्पेसिफिक एंट्री के लिए, कि कहाँ पर आपको एंट्री ढूंढनी चाहिए ऑप्शन बाइंग की। ओके, तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो नहीं है कि सब आते रहता है ना, तो ध्यान निकल जाएगा इधर उधर। देखो हाँ, अभी ऑप्शन बाइंग साइकोलॉजी समझो। हमारे साथ ये 4 ग्रीक्स होते हैं। ग्रीक्स का क्या मतलब है? जब सपोज ये स्पॉट है, स्पॉट मतलब हम यूजुअली ऑप्शन बाइंग कौन से इंस्ट्रूमेंट में करते हैं? निफ्टी या तो बैंक निफ्टी। ओके, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमको ट्रेड करना है ऑप्शन बाइंग, तो हम कैसे ऑप्शन बाय करते हैं? हम ये भी मैं बताऊंगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी चाहिए, कौन से मार्केट के टाइमिंग्स में, और आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस यूज करना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस चेंज होता रहेगा आईवी के बेसिस पे। हम स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेते हैं निफ्टी की। सपोज अगर अभी निफ्टी कुछ एक रैंडम फिगर ले लो, निफ्टी अभी है 15,500 पे, और अभी सपोज लो बैंक निफ्टी है 35,000 पे, एक राउंड फिगर। अभी ये निफ्टी 15,500 पे और बैंक निफ्टी 35,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो जो भी वो अभी ट्रेड कर रहा होगा उसके बेसिस पे हम स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, और स्ट्राइक प्राइस चूज करते से ही हम इमीडिएटली ऑप्शन बाइंग में आ जाएंगे। ओके, अब हम ऑप्शन बाइंग, मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक, मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक ऑप्शन बाय क्यों करती है पता है? कैपिटल की वजह से। उनको ऑप्शन में ट्रेड करना होता है, उनको फ्यूचर्स और ऑप्शन में ट्रेड करना होता है। फ्यूचर में मिनिमम मिनिमम 1 से 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए लग जाएगा। ऑप्शन सेलिंग में भी 1 से 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए लग जाएगा। मैं बास्केट ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैपिटल। बट ऑप्शन बाइंग में आप 1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट? मेजॉरिटी ऑफ जन ऑप्शन बाय करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटल। और अगर आप जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटल ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो आपका ग्राफ ऐसा जाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। आप अगर आप ये सोचोगे कि मैं 5,000 से ऑप्शन बाय स्टार्ट करूंगा, मैं धीरे 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 प्रॉफिट करते करते उसको 50,000 तक लेके जाऊंगा, 1 लाख तक लेके जाऊंगा, 1 साल में, 2 साल में, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। यह गलती मुझसे हो चुकी है, क्योंकि जब हम छोटे कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, हमें 10, 15, 20 दिन भी अगर कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है, बस 1 से 2 दिन लगते हैं वो पूरा प्रॉफिट और वो एंटायर जो पहले कैपिटल लगाया था वो पूरा वाइप आउट होने के लिए। बस 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन भी अगर हमारा इमोशनल इम्बैलेंस हो गया, तो समझ जाओ बस 1 से 2 दिन लगेगा वो शुरुआती के 5-10 हजार जाने में। और उसके ऊपर अगर हमने और 10 हजार कमाए होंगे, सपोज मैंने 10,000 से स्टार्ट किया, मुझे 2 महीने लगे, मैं 20,000 पे आ गया, आई एम सो हैप्पी यार, मैंने 2 महीने में कैपिटल डबल कर दिया। बस 2 से 3 दिन हो,
बस 2 से 3 दिन खराब दिन, आपके 20,000 जाने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इनिशियली कि आप एक छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो, आप धीरे 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 धीरे, साइकोलॉजी क्या बनती है कि अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूं ना तो मैं अभी ये प्रॉफिट गंवाना नहीं चाहता, मैं छोटे छोटे प्रॉफिट लेते जाऊंगा, कैपिटल बढ़ाते जाऊंगा, और फिर जब कैपिटल बढ़ भी जाता है, बस 2 से 3 दिन बाद वो पूरा का पूरा कैपिटल निकल जाता है, प्लस जो प्रॉफिट किया है वो भी, मतलब 2 महीने बाद आप वापस बैक टू जीरो। और ये 95% लोगों के साथ होता है अगर आप ऑप्शन बाइंग में कर रहे हो, तो ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने सालों गवा दिया है पूरा ये चक्कर में कि चलो 5,000 से स्टार्ट करते, धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, वापस वाइप आउट हो जाता हूँ, वापस जमा कर लेता हूँ कहीं से पैसे, 10,000 लेके आता हूँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, वापस 3 से 4 दिन अगर खराब हो जाता है, एक लूजिंग स्ट्रीक आ जाती है, अगर मैं कंटिन्यूसली 5 से 6 दिन लॉसेस करता हूँ, तो जो प्रॉफिट किया है वो भी और कैपिटल वो भी चले जाता है। ये मेजोरिटी ऑफ लोगों के साथ ऑप्शन बाइंग में होता ही है। क्यों? मैं इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। इंटेंशन ऑफ ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग, हमारा इंटेंशन ही ऑप्शन बाइंग में क्यों है पता है क्या? क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है। जब इंटेंशन ही इतना ऐसा है कि जिसको हमको सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें तो पता है कि बॉस मेरे पास कैपिटल कम है, और शायद बहुत सारे जनों के पास ये भी होता है कि उनके पास और कोई सोर्स भी नहीं होता कैपिटल जमा करने का। वो घर से पैसे ले लेते हैं, सोचते हैं कि अभी चलो घर से 10-20 हज़ार ले लेता हूँ और मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता हूँ, और 10-20 हज़ार लेने के बाद वो ट्रेडिंग क्या स्टार्ट करते हैं? वो ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करते हैं। और ऑप्शन बाइंग क्या स्टार्ट कर रहे हैं वो उन्हें ही पता नहीं है कि ऑप्शन बाइंग इज वन ऑफ द डेंजरस इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। सबसे डेंजरस इंस्ट्रूमेंट अगर कोई स्टॉक मार्केट का होगा तो वो है ऑप्शन बाइंग। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग में डायरेक्टली आ जाते हो कैपिटल लेके, तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको, मैक्सिमम 3 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे आपको पूरा आपका कैपिटल वाइप आउट करने के लिए, कितने भी अच्छे से करो आप। क्यों मैं बता रहा हूँ? इट्स नॉट अबाउट आर हार्ड वर्क, मैं अभी भी बता रहा हूँ, हमारे मेहनत में कोई कमी नहीं है, हमारा प्राइस एक्शन हम सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं, हमने किसी का मेंटोरशिप भी ज्वाइन किया। बस दिक्कत यह है कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आ गए, और वो भी ऐसे इंटेंशन से आ गए कि बॉस कैपिटल कम है तो ऑप्शन बाइंग कर लो, मैं बहुत मेहनत करूंगा, दिख रहा होता है आपको, आप यूट्यूब पे देखते हो, अपने मेंटोर को देखते हो कि उसने उसका कैपिटल एक दिन में डबल कर दिया, 50 रुपए का ऑप्शन बाइंग 200 पे चला गया। तो वो जब हमारे अंदर इतना बड़ा इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, क्या होता है ना, एक इमोशन होता है ग्रीड का, वो ग्रीड कंटिन्यूसली क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है कि बॉस यार इतना कर सकते हैं हम। यार फिर तो आप सोचना स्टार्ट कर देते हो, मेरे पास 20,000 है तो मैं कब 40, मतलब मैं 2 से 3 महीने में इसको 40,000 कर सकता हूँ। उसके बाद ये भी सोचना स्टार्ट कर देते हो कि अभी ये 40 को मैं कैसे डबल करूंगा, और 4 से 5 महीने में। तो आप 20,000 लेके आते हो और साल भर का अपना गोल भी डिसाइड कर लेते हो कि मैं इस 20,000 को 2 लाख में कन्वर्ट कर दूंगा, 1 लाख में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पर ही सारी दिक्कत आ जाती है कि दिस इज अ वेरी वेरी हार्मफुल सिचुएशन। यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम है इंटेंशन का, गलत इंटेंशन से आप आ चुके हो ऑप्शन बाइंग में। इंटेंशन क्या होना चाहिए वो मैं समझा देता हूँ अभी आपको, और वैसा ही प्रोसेस फॉलो करो। उसके अलावा अगर आपने यहाँ वहाँ शफल करने की कोशिश की, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, क्योंकि मैंने बहुत ट्रायल एंड एरर कर लिया ऑप्शन बाइंग में, और स्टार्टिंग के फेज में ट्रेडिंग के। कैपिटल के बेसिस पे कभी भी ऑप्शन बाइंग मत करो, एक दिमाग में अभी भी डाल देता हूँ मैं। इवन मुझे तो बहुत सारे जनों ने बोला कि ऑप्शन बायर कभी कंसिस्टेंट पैसा नहीं बना सकता। मैंने आपको कंसिस्टेंट पैसा बना के दिखाया है, आपको दिखाने के लिए नहीं, खुद को प्रूव करने के लिए किया था। और आज जब मैं शो करता हूँ कि बॉस देखो कंसिस्टेंट पैसा बन सकता है, तो उसके पीछे के कुछ क्रक्स है वो तो समझ लो कि मैं वो क्रक्स आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है वो क्रक्स ऑप्शन बाइंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहने के। सबसे पहले कैपिटल, बॉस आप कुछ भी कर लो, मिनिमम 30,000 कैपिटल लेके आओ। अगर आपके पास 30,000 कैपिटल आज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, 6 महीने बाहर रहोगे मार्केट से, 3 महीने मार्केट से बाहर रहोगे, आप जॉब करो, घर से पैसे अरेंज नहीं हो रहे हैं तो पूछ लो घर को आप कब दोगे मुझे। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो 30,000 कैपिटल से ही आना। फिर भी अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सर फिर भी मुझे मार्केट ट्रेडर बनना है, कैश मार्केट से स्टार्ट करो। अगर आपको 10,000 से भी सीखना है तो कैश मार्केट से स्टार्ट करो, गलती से भी ऑप्शन बाइंग में मत आओ, ये गलती मैंने कर चुका हूँ। पर क्या फायदा यार, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लेके आएंगे, वो वाइप आउट होंगे, 2 से 3 बार कैपिटल डालेंगे, फिर देखेंगे यार मैंने तो एक्चुअली ना 60-70 हज़ार का लॉस कर दिया। क्या होता अगर वही 60-70 हज़ार पहले लेके आए होते? तो गवाना तो था ही। फेलियर इज गिवन,
एक स्टेटमेंट समझ लो, स्टार्टिंग का अगर आप 1 साल में हो तो फेलियर इज गिवन। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि फेलियर इज गिवन, मार्केट में फेलियर इज गिवन, बट हम वही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। आप ऑप्शन बाइंग करो, कैश करो, एक दिमाग में डाल लो फेलियर मेरे प्रोसेस का पार्ट है, और हम उसको जितना इग्नोर करेंगे वो उतना स्ट्रांग हमारे साथ आते जाएगा। मान के चलो कि मैं फेल होने वाला हूँ, मान के चलो कि मेरा कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस ज्यादा है ही ना। अगर आप चलो ये नहीं मान सकते, चलो हम खराब नहीं सोच रहे कि मेरा कैपिटल वाइप, एटलीस्ट ये मान के चलो तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल वाइप आउट, क्योंकि मैं तो अभी सीख रहा हूँ। एटलीस्ट ये मान के चलो कि हाई प्रोबेबिलिटी है कैपिटल वाइप आउट। तो अगर हाई प्रोबेबिलिटी है कैपिटल वाइप आउट होने की, तो क्यों मैं 10 बार कैपिटल वाइप आउट करूँ? एक बार कैपिटल वाइप आउट करके मैं सीख सकता हूँ, 30,000 लेके आओ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कैलकुलेशन समझो। 30,000 ही क्यों? दिस इज द मिनिमम अमाउंट। और क्यों 30,000? उसके पीछे के रीजन मैं ये नहीं बोल रहा कि इससे ज्यादा होंगे कम होंगे, ये इट डजेंट रियली मैटर। कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होंगे इट्स ऑल अप टू यू हाउ मच रिस्क यू आर प्रिपेयर्ड। बट मैं एक बता देता हूँ कि 30,000 क्यों। 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी का, 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है निफ्टी का। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आपको दिन में एक ट्रेड लेना है या दो ट्रेड लेने हैं? आप गलती कहाँ करोगे? कैपिटल कम होगा ना, आप आउट ऑफ द मनी में जाओगे। दिस इज द सेकेंड मोस्ट मिस्टेक। मैं अभी आपको लाइन अप करके बता रहा हूं कि कैपिटल कम होने की वजह से सारी गलतियां कनेक्टेड है। अगर आपका कैपिटल कम है ना तो आप आउट ऑफ द मनी में जाओगे। आप क्यों आउट ऑफ द मनी में जा रहे हो पता है क्या? वो चीप है, सस्ता है। आप देख रहे हो इन द मनी 500 में ट्रेड कर रहा है, आउट ऑफ द मनी 200 में ट्रेड कर रहा है। अरे यार, मैं 200 में खरीद सकता हूं तो मैं 500 में क्यों खरीदूं? ये मेंटेलिटी अगर बनना स्टार्ट हो गई तो समझ जाओ आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। नहीं, आप सिंपल है यार, आप अभी अभी ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो, आप ऑलरेडी ऑप्शन बाइंग में सबसे डेंजरस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो, प्लस आप ऑप्शन बायर का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो है टाइम, थेटा, उसके अगेंस्ट और ज्यादा जा रहे हो। हमको तो टाइम को हमारा फ्रेंड बनाना पड़ता है ना, क्योंकि जितना टाइम जाएगा उतना ऑप्शन का प्रीमियम करेगा, और हम तो उसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब हम आउट ऑफ द मनी में जा रहे हैं। मतलब ये तो यही हो गया कि आ बेल तू मुझे ही मार सबसे पहले, किसी को देख भी मत, मुझे ही मार। यही कर रहे हैं हम, और यही कर रहा था मैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल कम था इसलिए ओटीएम सस्ता वाला खरीदना स्टार्ट कर दिया। कंसेप्ट ही नहीं पता था। हम फिर देखते हैं यार मार्केट हॉल्ट कर रहा है फिर भी मेरा प्रीमियम गिर रहा है, यार मार्केट राइज कर रहा है फिर भी मेरा प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये सारे क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो ये एक तो समझ लो बेस क्या है, ग्रीक्स है। और ग्रीक्स के बेसिस पे स्ट्राइक प्राइस क्या है, गलती क्या है हो रही है? कैपिटल के बेस पे गलती हो रही है। आप मेहनत कर रहे हो, आप प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो, सब होने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो। इंटेंशन, गलत इंटेंशन से आ गए, कैपिटल कम लेके आ गए, कैपिटल कम होने की वजह से आउट ऑफ द मनी में चले गए। अब आउट ऑफ द मनी में चले गए, यहाँ पे गलती। मैं अब बताता हूँ, अगर आपको एट द मनी और इन द मनी में भी ट्रेड करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस का प्राइस होगा वो होगा 350 से 500 के बीच में। मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस होगा, मैं इन द मनी और एट द मनी की बात कर रहा हूँ, वो होगा 150 से 250 के बीच में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी में एक लॉट में 25 मल्टीप्लाई बाय, एक ट्रेड में अगर आप मार्केट में हो तो आपको पता होना चाहिए कि साढ़े चलो 400 रुपए का एक प्राइस है। 400 रुपए के प्राइस में मिनिमम मुझे 30 रुपए का तो भी स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा, वरना वो बहुत इजीली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप 30 रुपए का भी स्टॉप लॉस दोगे तो भी कितना हो रहा है, 750 रुपए। आप दिन में दो ट्रेड लेते हो, 1500 रुपए अगर आपका दिन का लॉस है, 1500 इज द लॉस पर डे। आपका लॉस कितना है? बस 1500 रुपए। अब क्या हो रहा है, चार्जेस वगैरह सब पकड़ लो, मैं सब पकड़ता हूँ, 1700 रुपए पकड़ लो। अब ये 1700 रुपए 30,000 का कितना हो रहा है? 2% से कम या 2% से ज्यादा? ऑलरेडी 2% से ज्यादा में चले गए ना। 1% कितना हो गया? 300। 2% कितना हो गया? 600। 3% हो गया 900। राइट और रॉन्ग? 30,000 कैपिटल पे भी हम दिन का इतना ज्यादा देने के लिए रेडी है। तो आप सोचो अगर कैपिटल कम होगा तो हम कैसे क्या रिस्क को मैनेज करेंगे? क्योंकि ऑप्शन बाइंग, दिमाग में डाल लो, ऑप्शन बाइंग ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग
इज 90% रिस्क मैनेजमेंट। सारा खेल ही है रिस्क मैनेजमेंट का। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीख गए तो ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छे से लेके जाएगा आपको। और आपने देखा है, मैं ये बोलता हूँ यार कैपिटल डबल नहीं होता, नहीं होता, मैंने खुद 3 महीने में आपको कैपिटल डबल से भी ज्यादा करके दिखाया है ना। फेब मार्च अप्रैल आप देख के आओ यूट्यूब का वीडियो। उसके बाद फेब मार्च अप्रैल होने के बाद मई जून चल रहा है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैपिटल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे एक चीज समझ गई, रिस्क मैनेजमेंट ही सारा खेल है। अगर मैं 30,000, अगर मैं दिन का रिस्क 30,000 का 2% दे रहा हूँ, या चलो मैं ऑप्शन बाइंग है यार, ऑप्शन बाइंग में थोड़ा रिस्क लिया ज्यादा तो चलता है 3%, चलो यार ऑप्शन बाइंग है 5% दिन का रिस्क कितना हो गया 1500। 5% रिस्क में दूंगा दिन का, फिर भी वो कितना हो रहा है 1500 रुपए। और 1500 रुपए बहुत है, अमाउंट वाइज नहीं कैपिटल वाइज आप जाके देखो 5% रिस्क दिन का बहुत है, मैक्सिमम रिस्क है। और फिर भी वो कितना इजीली हिट हो सकता है। अगर वही कैपिटल 20,000 हो जाता है तो हम कैसे रिस्क को मैनेज करेंगे, कैसे? और फिर उसके बाद सपोज अगर मैंने 30 से कम स्टॉप लॉस दिया, 20 स्टॉप लॉस दिया, तो स्टॉप लॉस इजीली हिट हो जाएगा, मेरा प्रोबेबिलिटी चेंज होने लगेगा। मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ कि यार मेरा स्टॉप लॉस क्यों जल्दी हिट हो रहा है, क्या मेरे एंट्री में गलत हो रहा है, क्यों मैं एग्जिट ले रहा हूँ। ये सारी चीजें स्टॉप लॉस छोटा रखने की वजह से आती है। स्टॉप लॉस छोटा एक एक्सपीरियंस आने के बाद ही रख सकते हैं, बट सीखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, एक ट्रेड में आने के लिए स्टॉप लॉस बड़ा तो रखना ही पड़ेगा। और मैं बड़ा की बात कितनी कर रहा हूँ, 400 रुपए के ऑप्शन में 30 रुपए का स्टॉप लॉस क्या ज्यादा बड़ा हो गया है क्या? हमें भी पता है ये 400 का 500 कितने इजीली बन जाता है, मतलब 1:3 इतना इजी मिलता है, तो हमको 30 का स्टॉप लॉस बड़ा नहीं लगना चाहिए फिर। बट क्यों लग रहा है बड़ा, पता है? कैपिटल कम होने के। और 30 का स्टॉप लॉस देने के बाद भी मैंने आपको दिखा दिया कि फिर भी हमारा दिन का 5% रिस्क हो रहा है, और ये रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए तो मैंने मिनिमम 30,000 बोला, 50,000 होगा तो मजा आएगा। एक लॉट 50,000 लेके आओ, एक एक लॉट पे काम करना स्टार्ट करो, आपको ट्रेडिंग करने में मजा आएगा। बस अगर ग्रीड को प्रॉपरली कंट्रोल रखा तो, क्योंकि हम देखते हैं कैपिटल ज्यादा है ना, लॉट बढ़ा सकते हैं। हम ये देखते हैं कि बॉस कैपिटल ज्यादा है ना, कितना मजा आ रहा है यार, मैं तो 10 लॉट ले सकता हूँ। क्यों? अब आप क्या लॉट क्यों बढ़ा रहे हो पता है? आपका इंटेंशन सीखने से ज्यादा प्रॉफिट पे चला गया। और जैसे ही इंटेंशन सीखने से प्रॉफिट पे शिफ्ट हो गया, समझ जाओ वापस डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो आपको सीखने पे ही फोकस रखना चाहिए। लॉट कौन बढ़ाता है? जो ऑलरेडी खुद को प्रूव कर देता है कि मैं एक लॉट पे प्रॉफिटेबल हूं। आप यहां से 3-3 महीना का लॉट साइज बढ़ाना स्टार्ट कर दो। आप एक लॉट पे पहले 3 महीने तो भी खुद को प्रूफ किया है क्या कभी आपने? एक महीने एक ही लॉट पे 3 महीने खुद को प्रूफ करो, फिर हर महीने लॉट बढ़ाओ ना। बट पहले प्रूफ तो करो खुद को कि बॉस मुझे एक ही लॉट पे काम करके खुद को प्रूफ करना है। वो तो अभी तक किया नहीं होगा, तो यही है तो है प्रोसेस। स्टार्ट डूइंग इट, तो ही जाके ऑप्शन बाइंग में आप कर पाओगे, वरना मैं बता रहा हूं आपको, आप छोड़ दो ऑप्शन बाइंग। आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप अभी बहुत ज्यादा कैपिटल लॉसेस में हो और आप सोच रहे हो कि ये लॉसेस को मैं ऑप्शन बाय करके रिकवर करूंगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ और ज्यादा लॉस होगा। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी। कैश में ट्रेड करो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, सीखना है ना। मैंने भी तो कैश मार्केट को 1 साल दिया, उसके बाद ऑप्शन बाइंग में आया। मैंने ऑप्शन बाइंग इनिशियली किया ट्राई, समझ गया ये बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की। ये आदमी का ग्रिड, अगर मेरा ग्रिड यहाँ पर है तो ये एक 10-15 दिन में मेरा ग्रिड यहाँ पे पहुंचा देता है। क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में हमें अंदाजा नहीं होता कि मार्केट में कितना ग्रीड और कितना फियर है। और अगर ऑप्शन बाइंग में है तो वो ग्रीड का, हमारा वो डोपामिन का रिवॉर्ड सिस्टम इतना शूट कर देता है वो, कि हमें नहीं होता। जो बंदा 1,000 का रिस्क ले रहा था वो 10,000 का रिस्क लेना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है कि 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि उसको हुआ नहीं होता। वो फैंटेसाइज करता है दिमाग में कि मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो सकता था, मैंने मार्केट देखा 20 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए पे चला गया, काश मैंने ये 20 रुपए के 1000 क्वांटिटी लिए होते, 20,000 ही तो लगाना था। ये सारी फैंटेसी होती है हमारे दिमाग की, और ये फैंटेसी ग्रीड को शूट अप करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए भाई रिलैक्स रहो। सीखना है ऑप्शन बाइंग तो एक लॉट से सीखना स्टार्ट करो। मैंने मैं आपको साइकोलॉजिकल इम्पल्सेस के मोड से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो भी हुआ है ये मेरा एक्सपीरियंस से जो भी मेरे साथ हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ और नहीं है। बहुत फेलियर देखा है मैंने, बहुत।
इसलिए बता पा रहा हूँ कि बॉस नहीं है, ऑप्शन बाइंग इज वेरी वेरी रिस्की। और आज भी जब मैं ऑप्शन बाइंग कंटिन्यूसली करता हूँ तो मेरा भी एक इंटेंशन है कि मैं एक लिमिटेड टाइम तक करूंगा, उसके बाद मैं ऑप्शन सेलिंग में चले जाऊंगा। इट्स नॉट, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट ऑप्शन बाइंग इज वेरी रिस्की। हमें रोज हमारे रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, बट रिवॉर्डिंग भी उतना है। अगर सिस्टमैटिक रहे ना तो ऑप्शन बाइंग जैसा रिवॉर्डिंग नहीं। क्योंकि 3 महीने में कैपिटल डबल ये मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा कि कुछ नहीं मिलेगा, बट ऑप्शन बाइंग में था इसलिए डबल हो गया। कैश में होता तो शायद डबल नहीं होता, सेलिंग में होता तो भी शायद डबल नहीं होता, बट ऑप्शन बाइंग में था इसलिए कैपिटल 3 मंथ में 100% रिटर्न है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग रिवॉर्डिंग भी बहुत है, बट सिस्टम समझना ही होगा उसके लिए कि बॉस ये डेंजरस है और डेंजर को कैसे एलिमिनेट करना है। कैपिटल पे काम करो, और मैंने इसका कैलकुलेशन आपको बता दिया है अभी। दिक्कत क्या होता है, कैपिटल की वजह से रिस्क को मैनेज करना बहुत मुश्किल। एक बार आपने रिस्क को मैनेज करना सीख लिया ना तो साइकोलॉजी धीरे 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 इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि आपका इंटेंशन ये रख लो कि मुझे एक लॉट में बस काम करते जाना है 3 महीना, खुद को प्रूव करना। व्हाट डू यू मीन बाय खुद को प्रूव? वो उसका एक वो भी तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर व्हाट डू यू मीन बाय खुद को प्रूव करना? क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ नंबर चाहिए कि मैं खुद को कैसे प्रूव करूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप 30,000 के कैपिटल के साथ आ गए, आप एक एक लॉट में काम कर रहे हो। अगर आपने मंथली, पहला महीना अगर आप ब्रेक इवन पे हो, या पहला महीना आप लॉस पे हो, लॉस कितना? इट विल बी लाइक समवेयर डाउन द लाइन 15-20% का ड्रॉ डाउन चलेगा। मतलब 15 से 20% का ड्रॉ डाउन चलेगा। अगर आप नए नए हो और आप सोच रहे हो कि मैं प्रोसेस में जाऊंगा, एक लॉट से काम करूंगा, 15 से 20% का ड्रॉ डाउन मतलब मैंने कितना बोला? 5 to 6,000। बस इतना ही लॉस लॉस। अगर आप सेकेंड मंथ तक ब्रेक इवन पे आ गए, सेम सिस्टम फॉलो कर रहे हो, और अगर आप थर्ड मंथ 10 से 20% का रिटर्न है आपका थर्ड मंथ में, दैट मीन्स आप प्रोग्रेस कर रहे हो। आपने लॉस का फेस, आप लॉस से ब्रेक इवन पे आए, ब्रेक इवन से अभी आप धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ जा रहे हो। और ये ऐसा ही होगा, एक दिन में चीजें ठीक नहीं होगी। आप ये मत सोचो कि मैं प्रोसेस में जाऊंगा इसका मतलब मैं अभी नेक्स्ट मंथ प्रॉफिटेबल रहूंगा। नहीं, प्रोसेस ये है, मैं पहले लॉस कम रखूंगा, फिर ब्रेक इवन पे जाऊंगा, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। उसके बाद फिर मैं सोचूंगा कि अब मुझे प्रॉफिट हो सकता है। सोचने की भी जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊं, ये महीना अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आपने ये जो 2 महीने जो किया है ना, वो बस कंटिन्यू इस मंथ करते जाओ, आप प्रॉफिटेबल हो। और जो ये थर्ड महीना किया है ना, वही फोर्थ मंथ करो। आपका ग्राफ देखो 25-30% मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, रिपीट करना है बस। ऐसा है, बस ये फॉलो करो। एटलीस्ट आपको एक पता तो चलना चाहिए कि बॉस मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। और कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ ये पता करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम लॉस को कट करना सीखे, उसके बाद हम ब्रेकआउट पे जाए, उसके बाद प्रॉफिट। लॉस को कट करने में भी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी, बहुत ज्यादा सीख जाओगे। क्योंकि अब आप क्या ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, आप ये सोच रहे हो कि बस मुझे महीने का कितना ड्रॉ डाउन चाहिए। मैं इस मंथ मार्केट को 5 to 6,000 ही लॉस दूंगा, और मैं कंसिस्टेंटली फॉलो करते जाऊंगा प्रोसेस को एक ही लॉट में। ऐसे ही सीखेंगे अपन, और कोई तरीका नहीं है सीखने। दिस इज द वे। इसको ही प्रोसेस में डालो आप। क्लियर? ये मैंने बस एक प्रोसेस, एक छोटी सी ग्लिम्स दी आपको। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मेंटरशिप में बहुत इन डेप्थ बता देता हूँ सबको कि क्या होगा। और हाँ, मेंटरशिप से याद आया, एडमिशन अभी भी जुलाई बैच के बाकी है। जिसको भी लेना होगा वो मुझे व्हाट्सएप करो। मैं मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिक्टेट कर लेता हूँ, लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक के पास जाता हूँ। 8080702079। और हाँ, कुछ ऐसे टाइम पास करने के लिए कुछ मैसेज मत करना, ये मेरा पर्सनल नंबर है। थोड़ा सा प्राइवेसी दो मुझे, क्लासेस का या ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ होगा तो पूछ लेना। मैं नंबर लिख लेता हूँ, 8080702079। ओके, तो चलो अब चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। साइकोलॉजी के बारे में मैं बहुत इन डेप्थ सिखा सकता हूँ आपको, बट ड्यू टू टाइम मैं ज़्यादा नहीं सिखा सकता। ऑलरेडी 10:30 बज गए। मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट एडवांस प्राइस एक्शन बताऊंगा जो आपको हेल्प होगी ऑप्शन बाय करने में। ओके, मैं निफ्टी से ही स्टार्ट करूंगा बिकॉज निफ्टी सिंपल है। मैं बैंक निफ्टी जाऊंगा भी नहीं, निफ्टी के पास ही जाऊंगा। क्या करना पता है, स्टेप्स कैसे फॉलो करना। ओके, एक सेकेंड।
सर फुल स्क्रीन कर लो ना। फुल स्क्रीन ही है ना? एक सेकेंड, एक मिनट, हाँ, मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। अभी हो गई क्या फुल स्क्रीन? यस और नो? यस सर, हो गई। हो गई ना? यस। ओके, तो चलो देखो, हाँ, हमें किसके साथ खेलना है वो समझो। ऑप्शन बाइंग में कुछ पॉइंटर लिख लो जो बहुत हेल्प होंगे। फर्स्ट, वॉलेटिलिटी, हमें इसके साथ खेलना है। वॉलेटिलिटी मतलब स्पीड। अपना सेटअप, अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाओ कि आपका ट्रेड एंटर होते से ही शूट होने के चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब कोई तो भी ऑडियो चालू है, प्लीज बंद कर देना ना। अपना ट्रेड की एंट्री ऐसे बनाओ कि जहां पे देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्या कहा मैंने? हाई प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड। कोई भी साइड हो, इट डजेंट रियली मैटर, बट ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जहां पे आपका एंट्री ऐसे जगह पे हो जहां से मार्केट फास्ट बढ़े या फास्ट कम हो। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है स्ट्रैटेजी बनाने का, सिस्टम बनाने का। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं अगर स्पीड होगा ना तो हमारा ऑप्शन का प्राइस बहुत फास्ट जाएगा। और उसके पीछे का दूसरा रीजन, जब भी अगर हमारा कोई स्ट्रैटेजी है जिसमें स्पीड इन्वॉल्व है कि हम एंटर लेते हैं, फास्ट मार्केट जाने के चांसेस है, उससे क्या होगा, हम सेफ जोन में आ जाएंगे। सेफ जोन मतलब क्या? मैंने ट्रेड में एंट्री लिया और इमीडिएटली मैं प्रॉफिट में चला गया। जब मैं इमीडिएटली प्रॉफिट में जाऊंगा तो वो ट्रेड से मुझे अभी फियर नहीं है, क्योंकि हमारे पास फियर क्या होता है, एंट्री लेते से ही डाउन साइड का फियर होता है। वो बहुत ऑब्वियस है, हम उसको एलिमिनेट नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बॉस ये देख स्टॉप लॉस, ये देख टारगेट, स्टॉप लॉस आने तक रुक जाने का, स्टॉप लॉस रहेगा तब नहीं। कहीं ना कहीं जब भी हम एक ट्रेड में एंटर लेते हैं, देयर इज अ हार्मोनल चेंजेस इन आवर बॉडी। ये मान के चलो कि हम एक ट्रेड में आते हैं ना तो इमोशनली अटैच होते ही है वो ट्रेड से। बड़े बड़े ट्रेडर भी होते हैं जो एक्सपीरियंस है, वो भी, मैं भी और आप भी, सब होते हैं। तो मैं इस इमोशन को एलिमिनेट करने की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं उस इमोशन को कैसे रिड्यूस होगा उसकी बात कर रहा हूँ। और वो इमोशन कब रिड्यूस होगा? जब वो ट्रेड हमारे फेवर में होगा। अब देखो, अगर हमें स्पीड पकड़ना आ गया ना तो इनिशियल में क्या होगा, एंटर लेते से ही स्टॉप लॉस हिट। अच्छा है, क्यों पता है क्या? एटलीस्ट एंट्री लेते से ही मार्केट में मूव हो रही है, ये तो हमें पता चल जाएगा ना कि मैं एंटर लेते से ही मूव हो रही। तुम्हारे फेवर में हो, तुम्हारे अगेंस्ट हो, इट डजेंट रियली मैटर। हम सीख रहे हैं, इसका मतलब हमारी एंट्री अच्छी थी, इसका मतलब हमारा जो प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट अभी फास्ट मूव होगा, फिर वो अप हो या डाउन हो, अप हो या डाउन हो, इनिशियल डेज में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप तो सीख रहे हो, बट एटलीस्ट ट्राई टू फिगर आउट द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जोन वेयर मार्केट जहां पे स्पीड पकड़ सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट स्पीड कौन से टाइम पे पकड़ता है या फिर ब्रेकआउट कौन से टाइमिंग्स पे होते हैं वो बता देता हूँ। ये बहुत ही छोटी सी चीज है, बट ये बहुत मैटर करती है। आप क्या करना, कुछ भी हालत हो, 11:30, 12:30, ये दो टाइम फ्रेम में मार्केट के सामने रहो। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट 11:30 और 12:30 की, साढ़े मतलब 11:30 की कैंडल, 11:30 के आसपास का टाइम में ही ब्रेकआउट होगा और 12:30 के आसपास के टाइम में ब्रेकआउट होगा। ये दो टाइम फ्रेम आपको मिस नहीं करना है, ये ट्रिक है। और ये ट्रिक मैंने भी बहुत यूज की है और मेरे पास तो बैक टेस्टेड है। पिछले 5 महीने में ना, पिछले 5 महीने में मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट 11:30 और 12:30 बजे ही हुए हैं। ऑलमोस्ट 70% ब्रेकआउट 11:30 और 12:30 बजे हुए। तो अब मुझे अगर पता है कि मार्केट इस टाइम फ्रेम पे स्पीड पकड़ रहा है, इस टाइम फ्रेम में मार्केट में डायरेक्शन सेट हो रही है, तो ये टाइम फ्रेम पे मैं मार्केट के सामने रहूंगा, स्क्रीन के सामने रहूंगा। वरना पहले क्या होता था पता है क्या? मैं 10 बजे तक ट्रेड करता था, 10 10:30 तक देखता था कुछ नहीं मिलता है तो मैं 12:30 आ जाता था। लेकिन जब मैं 12:30 1 बजे आता था तब देखता था अरे ब्रेकआउट तो 11:30 11 बजे, 11:30 बजे मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट होते हैं। और आने वाले टाइम में मैं पूरे बैक टेस्टेड ट्रेड पिछले 5 महीने के आपको दिखाऊंगा कि देखो मेजोरिटी ऑफ टाइम 11:30 और 12:30 बजे ही ब्रेकआउट हुआ है। 12:30 से 1:30 के बाद टाइमिंग में आपको मार्केट में तो रहना ही है। वो टाइम होता है जब मार्केट क्लोजिंग डिसाइड करना स्टार्ट करता है। व्हाट डू आई से बाय दिस?
वो टाइम ऐसा होता है जब मार्केट क्लोजिंग डिसाइड करना स्टार्ट करता है। आपने देखा होगा, अगर आप ट्रेड में हो तो मोस्ट ऑफ द रिवर्सल 12:30 के बाद स्टार्ट होते हैं। वो टाइम होता है जब मार्केट अपना क्लोजिंग डिसाइड करता है, बॉस में कौन से डायरेक्शन में या कौन से लेवल पे क्लोज होऊंगा, वही टाइम होता है। और जो 11:30 का टाइम होता है ना, वो टाइम होता है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ड्रॉ डाउन हो जाती है, मार्केट बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत चॉपी हो जाता है, और एक छोटा सा स्पाइक मार्केट को वापस फ्लो करता है। हमने देखा होगा कि 10 बज गए ना, मार्केट का वॉल्यूम कम होना स्टार्ट होता है, मार्केट स्लो होता है। अच्छा है, जितना मार्केट स्लो होगा उतना अच्छा है, बिकॉज उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने के चांसेस है, और वो ब्रेकआउट 11:30 के आसपास आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं आया तो 12:30 बजे आपको मिल जाएगा। तो ये टाइम में ना मार्केट में अवेलेबल रहो, 11:30 बजे रहो। आप 11:30 से 11:45 तक रह सकते हो, उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो, लेकिन 12:30 से देर आपको मार्केट में रहना है। आपको मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट इसी टाइम फ्रेम में मिलेगा ऑप्शन बाइंग का, क्योंकि हमें स्पीड, हमें बस हमारे ट्रेड में स्पीड चाहिए। स्लो रहेगा ना, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारे अंदर अभी भी डर है कि बॉस मार्केट ना, सपोज आपने यहाँ पर एंट्री लिया और प्राइस यहाँ पर कहीं होल्ड कर रहा है, अभी भी फियर है कि एक छोटा सा कुछ और मेरा स्टॉप लॉस। बट अगर मार्केट, आपने यहाँ पर एंट्री लिया और मार्केट यहाँ पर फास्ट चला गया और फिर यहाँ होल्ड करेगा, तो कहाँ पे ज्यादा डर लगेगा? यहाँ पे ज्यादा डर लगेगा या यहाँ पे ज्यादा डर लगेगा? दिस इज सिचुएशन वन, दिस इज सिचुएशन टू। अब मुझे आंसर बताओ, फियर सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा, वन पे रहेगा या टू पे रहेगा? मैसेज कर देना। फियर सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा, वन या टू? ओके, केशव इज सेइंग वन, ट्रिक एंड टिप्स इज सेइंग वन, ऋषभ इज सेइंग टू, यश इज सेइंग टू, अमृता इज सेइंग वन, टू, टू, रली सेइंग टू। प्रवीण, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली सब टू बोल रहे हैं। वाई बाय इज सेइंग वन। अब देखो क्यों वन रहेगा, जो भी जिन्होंने भी वन बोला मैं उनको अभी सिखा देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, आप अभी नए हो तो मुझे अब सिखाना ही पड़ेगा फिर। आपने क्यों बोला ऐसा कि वन रहेगा? अब देखो, हमने यहाँ एंट्री लिया, प्राइस हमारे फेवर में चला गया, अब हम यहाँ पे प्रॉफिट में है ऑलरेडी, और प्रॉफिट में प्राइस होल्ड कर रहा है, तो हम ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो ज्यादा फेयर क्यों होगा? यहाँ पे हम क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जाता है, हम प्रॉफिट में, लॉस में, प्रॉफिट लॉस वापस, तो यहाँ पे ज्यादा फियर होगा ना हमें, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली हमारा ग्रीन रेड में शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि टू पे ज्यादा फेयर होगा, क्योंकि हमको डिसाइड करने में ही प्रॉब्लम हो रहा है कि बॉस मैं एग्जिट करूँ, रुकू। यहाँ पे ये जो फेज होता है ना, ये फेज सबसे ज्यादा डायलेमा वाला फेज होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ट्रेड लेने के बाद अब मैं क्या करूँ, मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, क्योंकि इनिशियली मैं ये नहीं बोल सकता कि इनिशियली तुम्हारा डिसिप्लिन रहेगा, तुम्हारे रूल रहेंगे, स्टॉप लॉस को तुम्हें रिस्पेक्ट करना है, नहीं। इनिशियली इमोशनल इंबैलेंस आएगा, और कहाँ पे ज्यादा आएगा, जब मार्केट थोड़ा प्रॉफिट जाता है, वापस लॉस में आ जाता है, वापस प्रॉफिट, वापस लॉस में आ जाता है, वहां पे इंबैलेंस ज्यादा होगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा। यार मुझे लग रहा है मार्केट प्राइस फॉल होगा, चलो मैं एग्जिट ले लेता हूँ। ये कंफ्यूजन कहाँ होगा, सेकंड लेवल पे होगा, जब हम ऑलरेडी नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में खेल रहे हैं, इस तरह से। बट अभी जब ये पॉजिटिव में है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, हम क्या बोलेंगे, चल ना स्टॉप लॉस को मैं ब्रेक इवन लगा देता हूँ, नीचे आ भी गया तो भी मुझे कोई लॉस नहीं होगा, मैं प्रॉफिट में ही हूँ, इस तरह से। तो यही काम करेगा स्पीड, और यही मुझे आपको बताना है। मैं यहाँ पे कोई आपको स्ट्रैटेजी, कोई ये नहीं बताऊंगा। स्ट्रैटेजी आने वाले टाइम में शायद मैं आपको बता भी दूँ, वो मैं एकदम इन डिटेल मेंटरशिप में डिस्कस करता हूँ, और मैं आपको भी बताऊंगा कभी। बट अभी मुझे आपको बताना है कि टाइम फ्रेम, कौन से टाइम पे मार्केट में रहना है, और आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो स्पीड के बेसिस पे होनी चाहिए। और ट्रेड ऐसे होने चाहिए जो एंटर लेते से आपके फेवर में जाए, और ऐसे ट्रेड आपको हफ्ते में 2 से 3 आराम से मिल जाएंगे, उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, प्राइस एक्शन की, मॉर्निंग के 30 मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन बायर। अब ये कैसे हो गया यार, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ट्रेड बाद में लेते हैं, मैं बता रहा हूँ। मॉर्निंग के 30 मिनट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन बायर, वहां पे ट्रेड लेने के लिए स्टार्ट करो। मैं आपको
एक डिस्क्लेमर के साथ दूंगा, मॉर्निंग के टाइम में स्टॉप लॉस जल्दी हिट होगा बट टारगेट भी जल्दी मिल जाएगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। हमेशा यहाँ से एक आदत डाल दो कि बॉस मैं डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को देखूंगा और उसको देख के ये एनालिसिस करूंगा कि आज की कैंडल कहाँ पे क्लोज हो सकती है और आज की कैंडल यहाँ पर ओपन होने के बाद कौन से लेवल तक जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं यहाँ पर एक ये कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर कहीं ये कर, अब देखो मैंने क्या किया, प्राइस को कट डाउन कर दिया। अब हम इसको एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अपने एनालिसिस में हमेशा रखो। अभी मैंने क्या देखा, अरे यार बॉस क्या हुआ है ना कि प्राइस एकदम सपोर्ट पे आके वेट हुआ है। ये डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम पे ना एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है। इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या है कि प्राइस ने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया। और रिजेक्शन कहाँ से दिया, प्रीवियसली जहाँ से प्राइस ऑलरेडी फॉल हुआ था एक गैप डाउन होने के बाद, वहां पर ही प्राइस ने रिजेक्शन लिया वापस सेकेंड टाइम। अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है, देर इज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इन द मार्केट, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंटिमेंट है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मार्केट सपोज अगर इस गैप के ऊपर ओपन हो जाता है ना तो मेरा क्या एनालिसिस होगा, ये फ्लैट ओपन हो जाता है यहाँ पर तो मेरा क्या एनालिसिस होगा, और अगर गैप डाउन होगा तो मेरा क्या एनालिसिस होगा। ये डेली कैंडल को ऑब्जर्व करते जाओ। और ये कहाँ से आएगा, जब आप बैक टेस्टेड करोगे। अरे यार मार्केट जब पहले सपोर्ट पे आया था ना, तब देख यहाँ से भी रिजेक्शन लिया था, एक डॉजी कैंडल बनाने के बाद इमीडिएटली यहाँ से शूट हो गया। ये कब आएगा, जब आप पास्ट में जाओगे और डेली कैंडल्स को प्राइस एक्शन से कंबाइन करके पढ़ना स्टार्ट करोगे। ये सबसे ज्यादा हेल्प होता है मॉर्निंग के ट्रेड में, क्योंकि हमने एक प्री डिटरमाइंड फेज रखा है हमारे माइंड में, एक प्लान रखा है कि अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुल जाता है तो यहाँ से शूट होने के चांसेस ज्यादा है, तो मैं मॉर्निंग में ही पहले कैंडल में या दूसरे कैंडल में ट्रेड लूंगा। बट वो पहले और दूसरे कैंडल में ट्रेड कब लूंगा, जब मार्केट उस लेवल पे ओपन हो जिस लेवल पे मैंने डिसाइड किया है। और वो एनालिसिस आपका इंप्रूव कब होगा, जब आप डेली कैंडल्स को एनालिसिस करना स्टार्ट करो। आप डेली कैंडल्स पे देखना स्टार्ट करो कि क्या लगता है कहाँ पे कैंडल ओपन हुई तो कहाँ क्लोज हो सकती है, कहाँ तक जा सकता है ये डेली कैंडल। और ये धीरे 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 एक आध साल बाद ना आपको आपका प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा कि आपको पता चल जाएगा अरे ये कैंडल ऐसी क्लोज हुई है ना, सपोज अगर ये यहाँ से निकलती है तो ठीक है, वरना ये इसके बीच में हॉल्ट करेगी और शायद अगर इसके बीच में हॉल्ट किया तो एक बड़ा कैंडल देखने मिलेगा। यह आपका एनालिसिस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा जब आपको डेली टाइम फ्रेम की आदत लग जाएगी। कूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ। ओके, अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे एक हॉल्ट कैंडल बन गई। अब ये हॉल्ट कैंडल कैसे बनी, वापस एक इन्वर्टेड हैमर, अभी दो इन्वर्टेड हैमर और प्राइस का इतना बड़ा रिजेक्शन आ रहा है। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, अभी मार्केट ने एक बार दो बार तीन बार ऑलरेडी सपोर्ट से ट्राई किया ऊपर जाने का, मार्केट फेल हो गया। इसका मतलब बड़ा मार्केट आने के चांसेस बढ़ चुके हैं। अब अगर बड़े मार्केट चांसेस आने के बढ़ चुके हैं, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी बड़ा मार्केट आएगा। तो बड़ा मार्केट कहाँ पे आने से कहाँ क्या मिल सकता है, तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि बॉस जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है मैं एंट्री ले लूंगा। बट वो भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि मार्केट कहाँ ओपन होता है तो आप एंट्री लोगे मॉर्निंग सेशन में। क्या वो फ्लैट ओपन होता है तो लोगे, गैप अप होता है तो लोगे, या गैप डाउन। अगर गैप डाउन होता है तो क्या करोगे, मैं वेट करूंगा। फ्लैट ओपन होता है तो फिर मैं अभी इमीडिएटली जाने के लिए ट्राई करूंगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी, गैप अप होता है तो मार्केट यहाँ तक आएगा फिर भी मैं ले लूंगा क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर लिया। ये सब चीजें आपको डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से पता चलेगी कैंडल्स को देख के। अब यहाँ पे एक गैप अप मार्केट ओपन हुआ, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ तक गया, सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट ना करते हुए गिर गया। अब ये एनालिसिस आपने पहले किया होता तो आपको पता चल जाता अरे ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बड़ी कैंडल का, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट पे तीन कैंडल बनाई और तीनों कैंडल एक रिजेक्टेड कैंडल है बाय सेलर्स से। मतलब तीनों कैंडल छोटी है, ट्राई किया ऊपर जाने का नहीं कर पाई, ऊपर साइड से रिजेक्शन आया, मतलब एक बड़ी कैंडल आने के चांसेस है। और ये कब होगा, प्रोबेबिलिटी आपकी कब बढ़ेगी, जब आप डेली कैंडल्स को ऑब्जर्व कर रहे हो तभी। ये यहाँ पर मैं अभी आप ना आपके तीन मैंने बता दिया आपको कि आपको तीन कौन से जगहों पे काम करना है। एक आपको स्पीड पे काम करना है, एक आपको मार्केट के टाइम पे 11:30 साढ़े बारह से 1:30 के बीच में आपको एक्टिव रहना है। ट्रेड नहीं लेते हो फिर भी सीखना है,
और आपको डेली कैंडल का एनालिसिस करते रहना है कंटिन्यूसली, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। एवरी सिंगल डे आपको डेली कैंडल का एनालिसिस होना चाहिए कि क्या लगता है मार्केट में आप कौन सी कैंडल बन सकती है। यहाँ तक आया तो क्या इन्वर्टेड हैमर बनने के चांसेस है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट कैंडल एक्सपेक्टेड है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट कैंडल एक्सपेक्टेड थी। उससे क्या होगा कि हम जब इंट्राडे में होंगे ना, तो इंट्राडे में हमारा प्री डिटरमाइंड प्लान रेडी होगा। उसमें फिर ये नहीं होगा अरे यार यहाँ से सपोर्ट आएगा यहाँ से रिवर्सल होगा, नहीं। ओके, दिस वाज इट। अब आ जाते हैं स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। स्ट्राइक प्राइस मैं मेरे रूल्स मैं मेरा बता देता हूँ स्ट्राइक प्राइस का। एक सेकेंड, ये बहुत ही, जस्ट गिव मी 5 मिनट फॉर स्ट्राइक प्राइस। बस 5 मिनट लगेंगे मुझे स्ट्राइक प्राइस बताने के लिए आपको। एक सेकेंड, सब डिलीट कर देता हूँ। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए, हाँ। ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, और ये डेज, ये सॉरी फ्राइडे से स्टार्ट होता है ना हमारा डे। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। फ्राइडे एक्सपायरी हो चुकी है, मार्केट में इतना ज़्यादा थीटा डी के नहीं होगा, तो हम खेल सकते हैं। जिनका थोड़ा बहुत भी कैपिटल का इशू आ रहा होगा, स्टिल मैं एक बोलूँगा आपको, आप एट द मनी में ही ट्रेड करो। जिसको थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाना है, थोड़ा सा, नियरेस्ट ओटीएम। व्हाट इज नियरेस्ट ओटीएम? मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सपोज कर लो निफ्टी 15,500 पे है, तो आप 15,550 का ओटीएम वाला कॉल ले सकते हो। 15,600 मत ले लेना, 100 रुपये ऊपर हो जाएगा। 15,550 का आप ओटीएम कॉल ऑप्शन ले सकते हो बाइंग के लिए, बस उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा ऊपर मत चले जाना। मंडे स्ट्रिक्ट एटीएम फॉर बोथ। ट्यूसडे नियरेस्ट इन द मनी। अभी आपको आउट ऑफ द मनी समझ गया है, तो आपको नियरेस्ट इन द मनी भी समझने की कोई जरूरत। अभी सपोज ये ट्यूसडे है, मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा, नियरेस्ट इन द मनी क्या है, 15,450 का इन द मनी का कॉल ऑप्शन, ये मैं ट्यूसडे को करूंगा नियरेस्ट इन द मनी। वेनसडे को, वेनसडे और थर्सडे, यहाँ पर वेनसडे से टाइम डीके बहुत फास्ट स्टार्ट हो गया, तो अभी मुझे डीप इन द मनी में जाना पड़ेगा। डीप इन द मनी, निफ्टी 100 पॉइंट, यहाँ पे डीप इन द मनी बैंक निफ्टी 200 पॉइंट्स। मतलब अगर अभी निफ्टी 15,500 पे है, तो मुझे 15,400 का लेना पड़ेगा कॉल ऑप्शन। अगर बैंक निफ्टी सपोज नीचे 35,000 पे है, तो मुझे 34,800 का कॉल ऑप्शन लेना पड़ेगा मिनिमम। आप इससे नीचे जा सकते हो, 34, 34,700, 34,600, 34,500 जा सकते हो। मैंने मिनिमम कहा, मिनिमम 100 पॉइंट इन द मनी निफ्टी, मिनिमम 200 पॉइंट इन द मनी बैंक निफ्टी चाहिए ही चाहिए। और अब आ जाते हैं थर्सडे की तरफ। थर्सडे को अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो जो सबसे बड़े कैपिटल वाइप आउट का सिनेरियो आता है, जो सबसे बड़े लॉसेस होते हैं, वो होते हैं थर्सडे को। और थर्सडे को प्रॉफिट भी ज़्यादा होते हैं, ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स, बट थर्सडे को लॉसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं थर्सडे को। अगर थर्सडे को आप कर रहे हो, तो थर्सडे को एक रूल बना लो। मैं यूजुअली रूल ऐसे स्ट्रेस नहीं देता रूल्स पे, बट थर्सडे को मेरे हिसाब से आपका एक रूल होना चाहिए, 2 ट्रेड्स ओनली। उसमें भी एक रूल ऐसा होना चाहिए, मॉर्निंग एसएल हिट, ओके, आई विल कम इन आफ्टरनून। अगर मॉर्निंग का एसएल हिट हो चुका है, तो मैं आफ्टरनून में आऊंगा। ये थर्सडे को प्लीज, क्योंकि थर्सडे टाइम डीके फास्ट होता है, मूवमेंट फास्ट होती है, तो कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस भी फास्ट होते हैं। तो मॉर्निंग में एसएल हिट हो गया है,
शांत रहो, घूमने चले जाओ, स्क्रीन बंद करो, कुछ भी करो, बट मार्केट के सामने 12 बजे के बाद आना, और 12 बजे के बाद वापस एक ही ट्रेड लेना। अब मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बता देता हूँ। जो मॉर्निंग में आपका स्ट्राइक प्राइस होगा वो सेम डीप इन द मनी होगा, लेकिन आफ्टरनून में जो आपका स्ट्राइक प्राइस होगा, ये थोड़ा सा समझो, ये उनके लिए जिनका मॉर्निंग में टारगेट हिट हो चुका है, ये उनके लिए जिनका मॉर्निंग में टारगेट हिट हो चुका है। यहाँ पर ये आएगा फ्राइडे के जैसे एट द मनी या नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी। प्रिकॉशन, विथ प्रिकॉशन, क्योंकि इस ट्रेड का प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है अगर आप एट द मनी और ओटीएम में हो, क्योंकि जैसे ही ओटीएम एट द मनी हो जाएगा, सपोज आपने एक ओटीएम बाई किया और वो इन द मनी हो जाएगा, ये ओटीएम सारे इन द मनी से फास्ट भागेगा, सारे इन द मनी से, और सस्ता भी मिलेगा। इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी मत बढ़ाओ, सस्ता मिल रहा है तो ये समझ के चलो कि मुझे यहाँ से कुछ सीखने मिल रहा है। बट प्रिकॉशन, अगर आपका मॉर्निंग में टारगेट हिट है तो आप ऑलरेडी लॉस में हो, और यहाँ पे अगर ओटीएम में आके कर रहे हो ना, तो आप उससे बुरा कुछ नहीं कर रहे हो। फिर मॉर्निंग में प्रॉफिट में हो तो ओटीएम में आओ, जैसे ही आपका ओटीएम एट मतलब आपके फेवर में जाएगा और एट द मनी हो जाएगा, और जैसे ही वो एट द मनी का और इन द मनी का जो फेज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शूट करता है प्राइजेस को, ऑप्शन के प्राइस को, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। बट सस्ता रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एक लॉट में काम कर रहे हो, यहाँ पे दिख गया सस्ता 10 लॉट उठा लो, मैनेज ही नहीं कर पाओगे यार, अपनी औकात ही नहीं 10 लॉट मैनेज करने की। आप अपन एक एक लॉट में काम कर रहे हैं, अचानक से 10 लॉट में उठा लिए तो अपन कैसे, मतलब अपने बाहर चले गया फिर वो अपनी कैपेसिटी के। क्वांटिटी पे थोड़ा सा ध्यान रखो, सब ठीक हो जाएगा, ऑप्शन का खेल ही वही है। और जब भी मुझसे क्वांटिटी में गलती होती है, आज भी अगर मैं थोड़ा सा ग्रेड में क्वांटिटी ज़्यादा ले लेता हूँ ना, मार्केट मुझे वापस मेरी औकात दिखा देता है, वो वापस मुझे बोलता है कि बॉस, तू जो प्रोसेस में है वो प्रोसेस को फॉलो कर, घाई मत कर, नहीं तो मैं तुझे गिरा दूंगा। ये मार्केट आज भी करता है, और सबके साथ करता है, और मेरे साथ भी करता है। और मुझे इतना टाइम हो गया ऑप्शन में करके प्रॉफिटेबिलिटी आके, फिर भी ये होता है मुझसे। तो आप तो गलती से भी क्वांटिटी बढ़ाने में मत चली जाना, सीखने पे फोकस दो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब कितना टाइम हुआ है, स्ट्रेच हो गया, सॉरी, स्ट्रेच हो गया। यहाँ से बस 15 मिनट Q&A के लिए। नहीं, जीरो टू हीरो मैं एक बात बताऊंगा। एक, हाँ, अच्छा हुआ मुझे यशोधन ने याद दिलाया कि थर्सडे को बहुत सारे जन जीरो टू हीरो करते हैं। जीरो टू हीरो मतलब क्या है पता है क्या? या तो मतलब आप ऑलरेडी एक ट्रेड में जा रहे हो जीरो बनने के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो दोनों साइड है ना, ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द साइड। आप सिर्फ हीरो की प्रोबेबिलिटी देखोगे, बट आपको फिर जीरो की भी प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। वो एक ट्रेड मतलब जीरो क्या है, जीरो का मतलब आप कितना रिस्क लेना चाहते हो वो डिसाइड करेगा फिर। इसका मतलब आपने एक ट्रेड लिया, 10,000 में जितनी क्वांटिटी आती है उतनी फिट कर दी, और बोला कि ये 10,000 गए तो भी चलेगा। दिस दिस इज मीन बाय जीरो टू हीरो, इसका ही मतलब है ना जीरो टू हीरो। तो अब आप उस पर कितना रिस्क ले सकते हो वो आपका कंसर्न है, क्योंकि मैं इसमें नहीं मानता जीरो टू हीरो में। पहले बहुत मानता था, मैंने एक एक दिन में कैपिटल डबल किए हैं। धीरे धीरे मार्केट ने मुझे सिखा दिया कि बॉस ऐसा कोई कंसेप्ट पे मत चले जाना। तो सेशन कैसा था, उसके बाद फिर अभी Q&A स्टार्ट करता हूँ मैं। कोई भी एक ऑडियो ऑन कर देना, मुझे समझ जाएगा, और हेलो मैं सर। ट्राई करना कि क्वेश्चन को थोड़ा छोटा रखो, बिकॉज टाइम ज़्यादा हो चुका है। वरना आप मुझे व्हाट्सएप कर देना अगर मैं आंसर नहीं कर पाया तो। व्हाट्सएप हेलो नंबर सर। है मेरा सबके पास, 8080702079। बात करनी है तो बात कर सकते हो, मेंटोरशिप के रिगार्डिंग पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो कौन पूछ रहा हेलो सर। है? यस, हु इज दिस? दिस इज करण दिस साइड सर। यस करण, टेल मी। सर, जो अपना एसएल होता है वो क्लोजिंग बेसिस पे रखना चाहिए या फिर मतलब स्पाइक मार के मोस्ट होता है, स्पाइक मार के चला जाता है, एसएल हिट करके फिर टारगेट हिट करता है। हम्म। तो जब ऐसा हो तो रहा है, देखो दो चीजें हो सकती है, या तो एसएल छोटा है, या तो आपका एंट्री थोड़ा जल्दी हो रहा है, दो चीजें हो सकती है। क्योंकि अगर आपका तो एसएल हिट करके मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज लाइक एंट्री जल्दी हो रही है मार्केट में। ओके। ओके, तो मोस्ट ऑफ एंट्री, 70% सेम हो रहा है सर। हाँ, मतलब तो मैं फिर देख आपकी रहा हूँ। एंट्री जल्दी हो रही है। यूजुअली क्या होता है ऐसे टाइम पे, हम है ना बहुत स्टॉप लॉस पे स्ट्रेस देते हैं, यार मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूं, स्टॉप लॉस बड़ा रखा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा रखा
तो बहुत जल्दी, बट स्टॉप लॉस को आप इंसिस्ट करो, बट आप उस पहले ये तो ध्यान दो, अगर ये 70% ऑफ द टाइम हो रहा है, इसका मतलब मेरी एंट्री जल्दी हो रही है। ओके ओके। या तो फोमो की ठीक। वजह से हो रही है क्या नहीं वो आप देखो। अगर फोमो की वजह से हो रही है ना एंट्री जल्दी, तो आपको हाँ इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा फिर। बट अगर फोमो नहीं है, फिर भी एंट्री जल्दी हो रही है, तो आपको और थोड़ा एंट्री के बेसिस पे टेक्निकल सीखना पड़ेगा। ठीक है सर। सर आपको एक व्हाट्सएप पे इमेज भेजा है, वही मतलब ट्रेड रेल है, दो हम्म। तीन भेजे आपको, चेक करके बता देना सर, मतलब वो क्या मतलब अर्ली ट्रेड है या मतलब क्या चलती है, अभी और इमीडिएट क्लैरिटी भेजा चाहिए। है क्या? अभी नहीं भेजा सर, भेज दूं क्या वापस? हाँ हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं, 2-3 दिन पहले भेजा था। भेज दो मुझे, एक अभी मैं देखता हूँ। यस संदीप। सर एक क्वेश्चन है सर. हा सर, माझा प्रश्न असा होता हाँ की संदीप। ऑप्शन ट्रेडिंगसाठी ब्रोकर चांगला कुठला आहे, झेरोदा आहे की फायर आहे? अ, मैं एक बात बताता हूँ, तुम फायर्स पे करो ट्राई, क्योंकि फायर्स पे 30 डेज का चैलेंज है। तो फायर्स पे तुम 30 डेज का चैलेंज करो, जिससे आदत लग जाएगी तुमको वो चैलेंज जीतने की। जीतने की वजह से क्या होता है ना, कि बहुत सारी गलतियां हमारे से नहीं होती। तो ट्राई करना फायर्स में ही आप अकाउंट ओपन करना उसके लिए। सर फायर्स में लेकिन 30 डेज चैलेंज का कोई चार्जेस? नहीं, चार्जेस नहीं है, उल्टा वो ब्रोकरेज रिफंड करते हैं अपने को, अगर अपन 30 डेज चैलेंज जीत रहे तो। ओके, थँक्यू सर. बट हाँ, अगर तुम मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसका अच्छा है, तो एनी टाइम जरोदा का जैसे टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और ब्रोकर का है ही नहीं। है ही नहीं। मतलब जो स्मूथनेस जो जरोदा में मिलेगा ना, वो शायद ही किसी ब्रोकर में मिलेगा। तो टेक्निकल वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज जरोदा इज मच मोर अहेड ऑफ एवरी ब्रोकर। बट अगर आपको सीखना है, प्रॉपर एनालिसिस है, आपके लिए ब्रोकरेज मायने रखता है, तो 30 डेज चैलेंज में चले जाओ। महीने का 3-4 हज़ार का ब्रोकरेज रिफंड होते जाएगा, आप प्रॉफिट में रहोगे तो। हेलो. ओके, थँक्यू सर. मनीष। राहुल भाई. हाँ मनीष बोलो। जी जी. राहुल भाई, मैं बैंक निफ्टी में 10 to 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ हम्म। और क्विक मोमेंटम में मैं एंटर होता हूँ, हाँ। जैसे कि अपना रेसिस्टेंस लेवल हो और सपोर्ट लेवल हो. मैं कभी मार्केट जब मतलब कि बिग बिग बड़ी कैंडल ग्रीन बनाता है, जैसे कि 1, 2 और 3 ग्रीन कैंडल बनाई, हम मार्केट में जहाँ एंटर होते हैं वहां से रिवर्स होता है. तो मैं क्या करता हूँ, जब मार्केट कंसोलिडेट होता है, उसको हम बोलते हैं बिल्डअप. तो मैं क्या करता हूँ, जब बिल्डअप होता है 5-5 मिनट की 3-4 या 5 कैंडल बनाता है, तो मैं क्या करता हूँ, जहां पर ब्रेकआउट मतलब कि डाउन साइड हो या अप साइड हो, तो उसमें मैं 10 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ. उसमें मुझे बहुत सारा प्रॉफिट भी मिल सकता है और मिला भी है. और मैं स्टॉप लॉस बहुत कम रखता हूँ. बैंक निफ्टी चाहे कितना भी वोलेटाइल क्यों ना हो, लेकिन मैं बिल्डअप मतलब कि जब मार्केट कंसोलिडेशन, मैं मार्केट में यही ढूंढता हूँ कि मार्केट कहाँ कंसोलिडेट होता है. कंसोलिडेट होना मेरे लिए बढ़िया बात है, ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत बढ़िया बात है. आपकी राय क्या है इसमें? तो मैंने वही तो पहले अभी इस सेशन में भी वही बोला ना, कि जी. कंसोलिडेट हुआ, इसका मतलब हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमको तो स्पीड ढूंढनी है, और स्पीड कंसोलिडेशन के बाद ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल. तो जो तो आप मैं कर ये रहे बोल रहा हो हूँ, वो सही है फिर। कंसोलिडेशन होने देता हूँ और उसमें मैं 10 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ. और इसमें मतलब कि निफ्टी हो तो निफ्टी में तो 10 पॉइंट से ज्यादा में स्टॉप लॉस रखता ही नहीं. और बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ. और कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट जहाँ भी हो, मतलब ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, तब एंटर करता हूँ. और उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में 70% बॉडी अप होनी चाहिए, मैं ये रखता हूँ. तो ये क्या सही है मेरा? सही है, मतलब सही है, ये सही है, है ना? सही है, सही बिल्कुल है, बिल्कुल. सही है मनीष। चलो मनीष, करते सर, रहो एक- और सर, एक इम्प्रूव होते क्वेश्चन- रहो उसमें। हेलो। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर, एक क्वेश्चन। एक सेकेंड, एक सर सेकेंड। हाँ प्रवीण बताइए। सर एक पूछना था, जो मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है नेक्स्ट दिन सोमवार को, अगर गैप अप ओपन हो रहा है कि गैप डाउन ओपन हो रहा है, ये हम कैसे देख सकते हैं? अगर कैसे देख सकते हैं, और सोमवार को क्या चांसेस है बैंक निफ्टी गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है? पहली बात, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, ये देखने के लिए हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है, और दैट इज इम्पॉसिबल थिंग। देयर न्यूज एक फैक्टर होता है,
लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स एक फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है। हाँ, उसकी एक प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं हम, वेस्टर्न कंट्रीज के न्यूज़ देख सकते हैं, उनका मार्केट ट्रैक कर सकते हैं, एसजीएक्स निफ्टी सुबह में देख सकते हैं और फिर हमें पता चल सकता है कि मार्केट आज गैप अप है या गैप डाउन है। और आप आते हैं मंडे के लिए और आप बोलोगे कि मंडे का सर व्हाट इज द ट्रेड सेटअप फॉर मंडे, मतलब मार्केट अगर मंडे को गैप अप वगैरह कुछ होता है तो देखो हमारा मार्केट अभी कौन से सिचुएशन में है, बड़े टाइम फ्रेम पे हम कहाँ पर है, हम लोअर लो के फॉर्मेशन में है अभी, राइट। अगर हम अभी लोअर लो के फॉर्म अभी ये जो मैं अभी ये सिखा रहा हूँ ना, ये सेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं कोर प्राइस एक्शन सिखाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज इसने एक क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए। हम कौन से सिचुएशन में है, लोअर लो फॉर्मेशन के सिचुएशन में है। और लोअर लो फॉर्मेशन के सिचुएशन में क्या होगा, एवरी हाई इज अ अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट। क्या बोला मैंने, एवरी हाई इज अ अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट। इसका मतलब जब भी मार्केट हाई पे जाएगा तब शॉर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाएगा सेलर आने के चांसेस ज्यादा है, तब तक जब तक मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे वापस हायर हाई फॉर्मेशन और लोअर हाई फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट ना कर दें। अब ये फॉर्मेशन कब बनेगा, अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे ये देख के बता सकते हैं कि ये फॉर्मेशन कहाँ बन सकता है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे बताऊं तो आप यहाँ पर देखो मार्केट फॉल हुआ, ये क्या था, एक कंफ्यूजन वाला फेज था, हायर एक मार्केट हायर लेवल पे रुका, वापस फॉल हो गया, उसके बाद मार्केट वापस कंटिन्यू यहाँ पर एक छोटे छोटे इंपल्स दिए, वापस यहाँ पे फॉल। अब ये क्या था, ये एक हाई बना लिया मार्केट ने, ये एक हाई बना लिया, उसके बीच में जब मार्केट ने यहाँ पर फॉल दिया उसके बीच में अब मार्केट क्या कर रहा है, एक छोटा सा करेक्शन ले रहा है। अब ये छोटा सा करेक्शन मतलब मार्केट वापस हायर साइड पे जाएगा, इसका मतलब वापस जो सेलर होंगे वो स्ट्रेंथ सेलर तब आते जाएंगे जब मार्केट वापस हायर लेवल पे जाएगा। अब अगर मार्केट यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन हो जाता है मंडे को तो एक इमीडिएट शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है, वापस शॉर्ट करेंगे क्योंकि हमें तो दिख रहा है कि मार्केट लोअर लो है और हायर लो, जब भी मार्केट हाई पे आता है मार्केट फॉल होने के चांसेस है। दिस इज अ एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ से इतना बड़ा फॉल आया था, हालांकि वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, लेकिन अगर मार्केट बड़ा गैप अप होगा इसका मतलब वापस हमारे पास शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। हम बाइंग साइड कब बैठेंगे, हम बाइंग साइड तब बैठेंगे जब मार्केट फॉर्मेशन ब्रेक करके हॉल्ट करे। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेशन ब्रेक करे, अब देखो ये यहाँ पर, हाँ मार्केट ने सपोज इस लेवल्स के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, अभी बायर्स सेलर्स के जोन के ऊपर होल्ड कर रहे हैं प्राइस को, बायर्स सेलर्स के जोन के ऊपर होल्ड कर रहे हैं प्राइस को, दैट मीन्स दिस इज अ साइन कि अभी हम बाइंग साइड जा सकते हैं। बट जब भी प्राइस ऊपर जाएगा सेलर्स मार्केट को पुश करते रहेंगे जब तक बायर्स सेलर्स के जोन के ऊपर होल्ड ना करें। तो गैप अप ओपन होता है, शॉर्ट किंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, पहली रेड कैंडल 2-3 दिख गए, शॉर्ट करो, ज्यादा बड़ा टारगेट मत रखना। बाइंग के लिए तब जाना जब मार्केट कुछ इस लेवल्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल 15,900 के ऊपर होल्ड करे। व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड, मार्केट 3 से 4 दिन या पूरा हफ्ता 15,900 के ऊपर है, दैट मीन्स अ होल्ड, करेक्ट। दिस इज इट फॉर निफ्टी। अब किसी और का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। सो थैंक यू सर। वाय डेटा कोणत्या याला चेक केला पाहिजे, म्हणजे की वाय डेटाचं जे फॉर्मेशन असतं, म्हणजे की आपण जे ऑप्शन चेन बघतो त्याच्यामध्ये तेवढी क्लिअरिटी येत नाही एनएससीच्या वेबसाईटवरची जो ऑप्शन चेन असते त्याच्यामध्ये, त्यासाठी कोणती म्हणजे बेस्ट वेबसाईट वगैरे किंवा आता मी ऑप्शन चेन आणि ऑप्शन ओपन इंटरेस्टच्या बेसिसवर नाही बघत प्राइस ऍक्शन, मी फक्त चार्ट बघतो. I only see chart, I don't see open interest. I only see open interest on intraday basis कि if it is a Wednesday, if it is a Thursday, that means कि ट्रेंड डीके होगा. हालांकि मुझे ऑप्शन चेन पता है कैसे रीड करते हैं, मैंने यूज किया है, सेंसिबल हो गया, ऑब्स्ट्रा हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारे चीजें मैंने भी यूज किए हैं. बट देन आई फाइनली रियलाइज दैट प्राइस इज गॉड एंड वी शुड ट्रस्ट प्राइस. मैं ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट तब देखता हूं जब मुझे दिख रहा है कि मार्केट में अभी टाइम डीके कहाँ पे हो सकता है, जैसे वेडनेसडे एंड थर्सडे ये 2 दिन टाइम डीके होता है, तब मैं ऑप्स्ट्रा में जाके देखता हूँ कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ब्रेक हुआ तो क्या ये टूट जाएगा, क्या क्या यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है क्या नहीं, वो ओपन इंटरेस्ट से पता चलेगा.
मार्केट में ट्रैपिंग हो रही है क्या नहीं वो ओपन इंटरेस्ट से पता चलेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का जो OI है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया, दैट मींस इट वाज अ ट्रैपिंग सिस्टम। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मैं मेंटरशिप में ही क्लियरली बता पाऊंगा, बट ये बहुत इन डिटेल है। सो आई डोंट रिलाई मोर ऑन ओपन इंटरेस्ट। हेलो यस, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, यशोधन। हेलो सर, ट्रेड में बने कैसे रहे? सर क्या होता है, बहुत बार ट्रेड लेता हूँ तो एकदम स्मॉल सा प्रॉफिट लेके जो है निकल जाता हूँ। Okay. तो ट्रेड और मोमेंटम बहुत बड़ा कौन रहता से है, टाइम पर पे कौन से टाइम पे आप एंट्री ले रहे हो? सर मैं मोस्टली 11:30 से 12:30 के बीच में एंट्री लेता हूँ। ओके, चार्ट पैटर्न का कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो? 5 मिनट सर। हाँ, ट्रेड लेते से 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है। चलो फिर, हियर इट इज। सेशन अच्छा लगा हो तो वेल एंड गुड, मुझे यकीन है आपको सीखने मिला। ऐसे ही आते रहो हर हफ्ते। बहुत अच्छा लगा सर सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो फिर, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल। थैंक यू सर। या थैंक यू सर।